Hello students, welcome back to JEE classes. I am Nitansh Singh, your CS mentor and I am teaching you discrete structures and theory of logics. ठीक है, सो हम लोगों ने इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. आज से हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट्स का सिलसिला. सो आज हम करेंगे यूनिट 1 को एक ही वीडियो में. ठीक है, सो यूनिट 1 बेटा आपकी किस पर थी? रिलेशंस पर, रिलेशंस एंड लैटिसेस पर. ठीक है, सो शुरू करते हैं. पहले हमने क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी. ठीक है, इस यूनिट में हमने मेन जो 3 चीजें पढ़ी थी वो थी सेट थ्योरी, ठीक है, और बेटा क्या पढ़ा था? रिलेशंस पढ़ा था डिटेल में, और क्या पढ़ा था? लैटिसेस पढ़े थे. ठीक है, सो इस वन शॉट में हम इन्हीं मतलब इस यूनिट के तीनों टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे. ठीक है, डिटेल्ड सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है. ठीक है, विद एग्जांपल्स. इसमें हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे दोबारा, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़े. सो पहला टॉपिक है बेटा सेट थ्योरी. तो व्हाट इज सेट? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट. ठीक है, बहुत सारे डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का क्या हो बेटा? कलेक्शन. तो क्या हो? कलेक्शन. ठीक है, वेल डिफाइंड मतलब इट मस्ट बी क्लियर वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट. वेल डिफाइंड मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स. तो बेटा पहले तो इसमें सारे अल्फाबेट्स आएंगे, और कौन से अल्फाबेट्स आएंगे? जो वॉवल्स है. ठीक है, सो इट शुड बी वेल डिफाइंड कि वेदर अ ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ सेट और नॉट. ऊपर से क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट. डिस्टिंक्ट मतलब देयर शुड बी नो रिपीटिशन. डिस्टिंक्ट मतलब नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, a set can be represented in two main ways, roster and set builder. बेटा रोस्टर में हम क्या कर रहे थे? सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख रहे थे. फॉर एग्जांपल एलिमेंट 1 E1, एलिमेंट 2 E2, एलिमेंट 3 E3, एलिमेंट E4 एंड अप टू En, जितने भी एलिमेंट्स उसमें स्टोर हुए थे. राइट, और बेटा सेट बिल्डर में क्या था? हम एक कंडीशन पास कर रहे थे. सेट बिल्डर में क्या कर रहे थे? हम एक कंडीशन पास कर रहे थे जो कौन सेटिस्फाई करेगा? सेट का हर एक एलिमेंट. कंडीशन दैट इज satisfied by all the elements of the set. ठीक है, जो सेट का हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा. अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो सेट को बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा. इतनी बात क्लियर है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वॉवल्स ऑफ मतलब सेट ऑफ वॉवल्स. तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू. रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे. ठीक है, और सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल. तो इस सेट का हर एक एलिमेंट एक्स क्या होगा बेटा आपके पास? वोवल. इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, roster form in this form all the elements of the set are listed explicitly inside curly braces and they are separated by commas. ठीक है,
कर्ली ब्रेसेस लगाओगे सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को बेटा कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। एंड सेट के एलिमेंट्स को कहाँ स्टोर कराते हैं बेटा, कर्ली ब्रेसेस में, सेपरेटेड बाय कॉमास। क्लियर है। तो रोस्टर फॉर्म बेटा क्या होती है, जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिखते हो, किसमें, कर्ली ब्रेसेस में, और उसको सेपरेट कैसे करते हो, कॉमा से। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवल्स ही ले लो, AEIOU। क्लियर है इतनी बात। फिर आती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। In this form, a property or a rule is given that describes all the elements of the set. तो मतलब एक प्रॉपर्टी आ जाती है आपके पास, एक रूल आ जाता है, या एक कंडीशन आ जाती है आपके पास, जो हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा सेट का, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, प्रॉपर्टी बोल लो, रूल बोल लो, कंडीशन बोल लो, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा सेट का पार्ट होगा, और अगर नहीं कर रहा है तो वो सेट में नहीं लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। सो रादर देन लिस्टिंग देम इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग से इंडिविजुअल लिस्टिंग करने से अच्छा हम क्या बोलते हैं, दैट एक्स, और एक्स पे कंडीशन दैट इज एक्स इज अ वॉवल। तो ये चीज अंडरस्टूड है, चाहे आपको ये मतलब चाहे आपके पास ये वाला सेट नहीं गिवन है, लेकिन आपको ये चीज अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आपका सेट बेटा क्या होगा, AEIOU, ठीक है, वॉवल्स का सेट हो जाएगा ये। क्लियर है। इट इज ऑल, सेट को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल लेटर से। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। क्लियर है इतनी चीज। और सेट के एलिमेंट्स को हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे ऑलवेज। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट क्या आता है हमारे पास, देखो किसी चीज का भी टाइप्स, जैसे हमने टाइप ऑफ ग्राफ्स भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ ग्राफ में भी ट्रिवियल कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन होती है कि 0 एलिमेंट वाली, और दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, 1 एलिमेंट वाली। तो ऐसे ही हम लोग सेट में भी लेके चलेंगे। तो एम्प्टी सेट कौन सा होता है, अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है वो आपके पास क्या हो गया, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप 5 से डिनोट करोगे, या फिर आप पैरेंथेसिस से करोगे, ठीक है, एम्प्टी पैरेंथेसिस। क्लियर। इसका क्या मतलब है कि हमारे सेट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। फिर सिंगलटन सेट होता है, सिंगल मतलब एक, तो वो सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, द सेट दैट हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, ये कुछ भी बोल दो, फॉर एग्जाम्पल ए, ये भी आपके पास क्या हो गया, सिंगलटन। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एक ही एलिमेंट है। क्लियर है। फिर फाइनाइट सेट, फाइनाइट मतलब क्या होता है, काउंटेबल। तो वो सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सो अ सेट विद काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इनफाइनाइट सेट, अ सेट विद अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनिटी से, 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, सॉरी 0 नहीं बेटा 1 से जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 से इन्फिनिटी तक। यू कैन नॉट काउंट दीज नंबर्स, ठीक है। इक्वल सेट वो होता है, 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, ऑल्सो द एलिमेंट्स आर सेम। अगर मैं बोलूँ सेट ए में मेरे पास ए बी सी डी है, ठीक है, और मैं बोलूँ सेट बी में मेरे पास डी सी बी ए है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल सेट। ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक ए सेट है मेरे पास, ए बी सी डी, एंड सिमिलरली मेरे पास एक बी सेट है जो मेरे पास क्या है, डी सी बी ए। ऑर्डर ही तो चेंज किया है एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बेटा आपके पास सेम है, ठीक है, लेकिन आप चेक करो इसमें एलिमेंट्स भी सेम है। ए प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है,
सी भी प्रेजेंट है, सी भी प्रेजेंट है एंड डी भी प्रेजेंट है, यस डी भी प्रेजेंट है, डी ने भी अपनी अटेंडेंस लगा दी। क्लियर है इतनी चीज? तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल सेट्स, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इक्वल सेट्स। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब होता है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर मैं बोलूं एक ए सेट है मेरे पास 1 4 3 2 और एक बेटा मेरे पास बी सेट है ए बी सी डी, दे आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ अ सेट कैसे डिनोट करेंगे, मॉड ए बेटा 4 है आपके पास, सिमिलरली मॉड बी बेटा आपके पास क्या है 4। अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब इसमें चाहे एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट हो, अब चाहे एलिमेंट क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। ठीक है, और अगर आपके पास एलिमेंट्स भी सेम है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, इक्वल सेट। वो कौन सा सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। क्लियर है? फिर आता है बेटा सबसेट। A set A is a subset of set B if every element of A is also in B. Set A सबसेट है किसका बेटा, B का। कब? जब सेट A का हर एक एलिमेंट हमारे पास B में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल A B, सेट A है, सेट B मेरे पास A B C है, तो सेट A का हर एक एलिमेंट मेरे पास सेट B में प्रेजेंट है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। क्या हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B। A का हर एक एलिमेंट मेरे पास B में प्रेजेंट है। क्लियर है ये चीज? फिर आता है बेटा आपके पास सुपर सेट। सुपर सेट्स क्या होते हैं, अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो ओके ओके अ सेट B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A if every element of A is also in B। अगर B में सेट A का हर एक एलिमेंट है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सुपर सेट। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो बेटा A क्या है आपके पास, सबसेट, एंड बेटा B क्या है आपके पास, सुपर सेट। B आपके पास सुपर सेट क्यों है, क्योंकि B में आपके पास A का हर एक एलिमेंट है। ठीक है, B का सब पार्ट कौन है, A। क्लियर है? फिर आता है बेटा आपके पास प्रॉपर सेट। ये यहाँ करेक्ट कर लेना, हो जाती है छोटी छोटी गलतियां। ये बेटा B है, ये बेटा A है। ठीक है, फिर प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है, अ सेट A is said to be a proper set of another set B if there is at least one element of B which does not belong to A। that is हमारे पास A सबसेट B तो है बट A is not equal to B। मतलब B में हमारे पास जैसे A हो गया मेरे पास A B C, ठीक है, और B हो गया मेरे पास A B C, तभी तो सबसेट कहलाएगा। लेकिन there is at least one element of B which does not belong to A। फॉर एग्जाम्पल मैंने D लगा दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, प्रॉपर सेट। ये क्या हो गया, प्रॉपर सेट A प्रॉपर सेट B। ठीक है, क्लियर है? इसमें A और B इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। क्लियर है चीज? फिर आता है आपके पास डिसजॉइंट सेट। अ सेट डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब आपके पास दो सेट ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल A B C 1 2 3, बेटा ये दोनों सेट क्या हो गया आपके पास, डिसजॉइंट। क्यों?
क्योंकि ए का और बी मतलब ए में और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो मतलब डिसजॉइंट सेट कब होगा? जब इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? नल सेट के। जब इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? 5। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर आता है अपने पास मल्टी सेट्स। मल्टी सेट्स का कॉन्सेप्ट क्या था आपके पास? सेट्स में आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, राइट? सेट्स में आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, लेकिन मल्टी सेट्स में आपके पास रिपीटिशन अलाउड होता है। ठीक है? अ मल्टी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स वेयर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज अलाउड। ठीक है? द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन अ मल्टी सेट इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स इन अ मल्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है बी बी सी 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 डी डी ई। ठीक है? ये मेरे पास एक मल्टी सेट है। अब मुझे बताना है इसकी मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी आप हर एक एलिमेंट की चेक करोगे। अगर आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ बी चेक करोगे तो बेटा कितनी बार वो सेट में आ रहा है वो क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लिसिटी। तो बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है? सी कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। डी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ई कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और एफ कितनी बार आ रहा है बेटा? 4 बार। ठीक है? तो ये क्या है? मल्टीप्लिसिटीज। ये क्या है? मल्टीप्लिसिटीज ऑफ एलिमेंट्स। सेट के हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी हो गई है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ टाइम्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स एन एलिमेंट अपीयर्स इन अ सेट इज कॉल्ड इट्स मल्टीप्लिसिटी। क्लियर है? ठीक है? आगे बढ़े। फिर आएगा बेटा ऑपरेशंस ऑन सेट एंड मल्टी सेट्स। ठीक है? सेट्स और मल्टी सेट्स पे ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस। ठीक है? यही सब। तो यूनियन क्या होता है? अ यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए और बी और बोथ। ठीक है? हमें अगर यूनियन निकालना है तो हमें सेट ए के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करना है और सेट बी के एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करना है। ठीक है? और एक और चीज, वो एलिमेंट्स जो कॉमन है, जो सेट ए में भी आ रहे हैं, जो सेट बी में भी आ रहे हैं, हम उन्हें कितनी बार लिखते हैं? सिर्फ एक बार। ठीक है? एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं बेटा। कॉमन एलिमेंट्स आर टू बी written once। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी एंड एक सेट है मेरे पास डी ई एफ, मुझे इन दोनों सेट का बेटा क्या निकालना है? यूनियन। तो यूनियन में हम कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और जो सेट बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ए बी सी डी, सेट ए लिख दिया। अब सेट बी में चेक करो, तुम्हारे पास आ रहा है डी। डी तुम ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है? डी तुम ऑलरेडी लिख चुके हो। और जब ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात है तो हमें ये पता है कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। ठीक है? तो यूनियन में रिपीटिशन हो रहा है तो हमने एक बार लिख दिया तो लिख दिया। ठीक है? उसके बाद नहीं लिखना। फिर बचे हुए एलिमेंट्स लिखो ई एंड एफ, खत्म यूनियन। ठीक है? ये हो गया यूनियन। और इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? कॉमन एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, मतलब ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए। ए को भी बिलोंग करना चाहिए एंड बी को भी बिलोंग करना चाहिए। और यूनियन में क्या होता है? या तो ए, या तो एलिमेंट ए को बिलोंग करे या तो एलिमेंट बी को बिलोंग करे। क्लियर है? ठीक है? तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालने लग जाऊं तो बेटा मेरे पास क्या आएगा? डी, क्योंकि डी मेरे पास ए में भी है एंड डी मेरे पास बी में भी है। क्लियर है चीज? और ये चीज याद रखना, यूनियन में हमेशा हम एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट
द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। अगर मैं a माइनस बी कर रही हूँ या b माइनस ए कर रहे हैं, अगर हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें सेट a के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो b को बिलोंग नहीं करते, और अगर हम b माइनस ए कर रहे हैं तो हमें सेट b के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो a को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि इसका वेन डायग्राम कैसे पढ़ा था बेटा हमने, ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया, तो बेटा a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट b में भी तो आ रहा है ना, ये वाला पार्ट b में भी आ रहा है, तो इस वाले पूरे पार्ट को हटा देना था। मतलब कॉमन एलिमेंट्स को भी क्या कर देंगे, रिमूव, कॉमन एलिमेंट्स को भी क्या कर देंगे, रिमूव, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? और अगर b माइनस ए करना था तो ये a हो गया, ये b हो गया, b माइनस ए मतलब b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, तो a में कॉमन एलिमेंट्स तो है ना b के, इनको हटाओ, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स। क्लियर है? सो a माइनस बी में क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, फिर आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट a विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, अगर मैं बात कर रही हूँ बेटा इवन नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, ये मेरा सेट ए है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर मैं सभी सेट ऑफ मतलब सभी नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से सभी इवन नंबर्स हटा दूं, तो बेटा मेरे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्यों, क्योंकि सेट ए क्या है मेरे पास, इवन नंबर का सेट, इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बेटा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए, है ना। तो यूनिवर्सल एलिमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ए में क्या है बेटा हमारे पास, इवन नंबर्स, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, ऑड नंबर्स। क्लियर है चीज? So the complement of set A with respect to universal set U is a set of all elements in U that are not in A. तो A में हमारे पास सारे even numbers थे, तो A complement में हमारे पास क्या बचेंगे बेटा, odd numbers. क्लियर है? एग्जाम्पल, तो आपको पता है आपको जब भी A complement निकालना हो तो A complement का बेटा क्या फॉर्मूला होगा, U minus A, ठीक है, such that x belongs to u but x does not belongs to a। क्लियर है? फिर आता है बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, सो द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ईदर a और b बट नॉट बोथ। मतलब देखो, या तो a को बिलोंग करेगा या तो b को बिलोंग करेगा, लेकिन दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, नो, इसका क्या मतलब है, दैट कॉमन एलिमेंट्स आर टू बी इग्नोर। ठीक है, हमें कौन से एलिमेंट्स नहीं लिखने जो कॉमन है, क्यों, क्योंकि जब हम a माइनस बी करते हैं तो हम सेट a के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो b में नहीं है, और b माइनस ए करते हैं तो सेट b के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो a में नहीं है। तो क्या मतलब है इसका, सीधा सीधा कि हमें कॉमन एलिमेंट्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो a को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, बट a और b दोनों को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, फिर आता है बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b is a set of ordered pair a and b such that a belongs to set a and b belongs to set b। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक a सेट लिया 1 2, ठीक है, वही मैंने बेटा एक b सेट लिया
ठीक है। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, हम बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू। क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू, जिसमें पहला जो नंबर मतलब जो पहला एलिमेंट होगा उस पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या होगा, सेट ए का, दैट इज 1। दूसरा किसका होगा, सेट बी का, सिमिलरली 1b। उसके बाद 2a 2b। तो बेटा ये क्या हो गया आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है। a क्रॉस b सच दैट, मतलब a क्रॉस b, a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। ठीक है। यहाँ पर a जो है वो एलिमेंट है, छोटा वाला a जो है वो एलिमेंट है, और कैपिटल A क्या है बेटा आपके पास, सेट। सिमिलरली स्मॉल b इज योर एलिमेंट ऑफ सेट b। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। देन यू हैव यूनियन ऑपरेशन ऑन मल्टी सेट्स। यहाँ से किसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए बेटा, मल्टी सेट के। मल्टी सेट में हमने एक वर्ड पढ़ा था मल्टीप्लिसिटी, उसी का बहुत काम आएगा। ठीक है। तो बेटा मल्टी सेट, जब आप यूनियन करते हो दो सेट का, तो सेट ए के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, सेट बी के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी निकालोगे। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ एक एलिमेंट ई हो गया, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3 हो गया, सिमिलरली E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया। यहाँ पर एलिमेंट 1 है 2 बार, एलिमेंट 2 है 3 बार, एलिमेंट 3 है 1 बार। E1 है हमारे पास 3 टाइम्स, E2 है मेरे पास 4 टाइम्स एंड E3 है मेरे पास 2 टाइम्स। ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लिसिटी लगा दी सबकी। अब यूनियन जब आप करोगे तो आप क्या करोगे, हर एलिमेंट का मैक्सिमम काउंट लोगे, चाहे वो सेट ए में हो चाहे वो सेट बी में हो। ठीक है। तो अगर मैं इसका यूनियन करने लग जाऊं बेटा, तो क्या हो जाएगा, E1 एलिमेंट कौन सा लोगे, E1 एक बार हमारे पास 2 बार है और एक बार 3 बार है, तो मैक्सिमम वाला लोगे। तो E1 दैट इज 3 टाइम्स। E2 एलिमेंट बेटा कौन सा वाला लोगे, एक हमारे पास 3 बार है, दो, एक हमारे पास 4 बार है, तो मैक्सिमम वाला लोगे, दैट इज E2 4 टाइम्स। फिर हमारे पास E3 है, इसको 4 कर दो। तो अब E3 हमारे पास 2 बार है, ठीक है, और एक बार हमारे पास E3 4 बार है, तो बेटा कौन सा लेंगे, 4 बार वाला, विच इज E3 4। ठीक है। तो इसमें हम सेट को मिक्स कर देते हैं। तो मैक्सिमम काउंट क्या होता है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम काउंट ऑफ ईच एलिमेंट इज द यूनियन ऑफ M1 एंड M2। वहां पे M1 और M2 क्या है बेटा, मल्टी सेट्स 1 एंड मल्टी सेट 2। क्लियर है। अगर मैं इसी का इंटरसेक्शन निकालू तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, मिनिमम काउंट। इसी का लगा लेते हैं इंटरसेक्शन। E1 E2, मतलब E1 हमारे पास 2 बार है, E2 सॉरी एक बार E1 हमारे पास 2 बार है, एक बार E1 हमारे पास 3 बार है, तो कौन सा लिखेंगे, 2 बार वाला, मिनिमम वाला, E1 दैट इज 2 टाइम्स। E2 हमारे पास 4 बार है, E2 हमारे पास 3 बार है, कौन सा वाला लेंगे, E1 सॉरी E2 3 टाइम्स वाला, मिनिमम वाला लेना है। ठीक है। E3 हमारे पास 2 बार है, E3 हमारे पास 4 बार है, तो कौन सा लेंगे बेटा, E3 2 बार वाला। क्लियर है ये चीज। ठीक है, आया समझ, क्लियर है यहाँ तक। इसके एग्जाम्पल जब मैंने ये पढ़ाया था मल्टी सेट्स पर ऑपरेशन तब भी दिए थे। ठीक है। उसके बाद आता है सम ऑपरेशन। सम ऑपरेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटीज को ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल सेट ए में मेरे पास ए है 2 बार, बी है 3 बार, मैंने मल्टीप्लिसिटीज लिख दी डायरेक्ट, 4 है, डी है 4 बार, बी में मेरे पास है ए 1 बार, 3 बार बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं एंड 1 बार डी ले लेते हैं। ठीक है। तो बेटा समेशन में क्या होगा, एट द काउंट ऑफ एलिमेंट्स। तो आप जब इसका सम करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 बार ए आएगा, क्योंकि 2 बार इसमें प्रेजेंट है, 1 बार इसमें प्रेजेंट है, तो बेटा कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3। उसके बाद बेटा बी कितनी बार आएगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सी कितनी बार आएगा, यहाँ पर सी प्रेजेंट नहीं है लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट है, तो आप इसको भी लिखोगे। देन डी आपके पास आएगा 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया आपके पास, सम ऑपरेशन ऑन मल्टी सेट्स। क्लियर है।
क्लियर है? डिफरेंस वाला भी देख लेते हैं. द डिफरेंस ऑपरेशन ऑन मल्टी सेट, द डिफरेंस ऑफ टू मल्टी सेट m1 माइनस m2. मैं m1 में से किसको माइनस कर रही हूँ बेटा? m2. ठीक है. Is the multiset that contains each element with the multiplicity equal to the number of times it appears in m1 minus the number of times it appears in m2 but not less than 0. देखो आप जब माइनस करोगे ना तो आप क्या करोगे? मल्टीसिप्लिटी ऑफ m1 माइनस मल्टीसिप्लिटी ऑफ m2. लेकिन जब आपका डिफरेंस लेस देन 0 चला जाएगा तो आप उसको नहीं लिखोगे. ठीक है. अगर उसका डिफरेंस ग्रेटर देन 0 है तो आप लिखोगे. क्लियर है? इसी वाली सेट की देखो 2a, ये m1 है आपके पास, ये m2 है आपके पास. ठीक है. दो बार a में है, दो बार एक बार a b में है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 1. ठीक है. इधर आओ, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा? 0. तो b तो लिखना ही नहीं है. उसके बाद c हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो c की मल्टीप्लिसिटी m1 में क्या है? 0 और m2 में क्या है? 1. तो 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? -1. तो आप c को भी लिखोगे नहीं. ठीक है. d है 4 बार, d है 1 बार. कितनी बार लिखोगे? 3 बार माइनस करके. इतनी बात क्लियर है? ये दोनों ऑपरेशंस क्लियर हैं? ठीक है. ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड मल्टी सेट्स क्लियर है? आगे बढ़े. देन यू हैव रिलेशंस. रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन इज अ वे टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. दो सेट्स के बीच, मतलब दो सेट के एलिमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है या रिलेशनशिप है उसको कौन बताता है? रिलेशन बताता है. ठीक है. इसके लिए जैसे मुझे सेट ए और सेट बी पे रिलेशन निकालना है, सेट ए का रिलेशन निकालना है मुझे सेट बी से. ठीक है. तो बेटा इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये चीज हमेशा याद रखना. रिलेशन में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. ठीक है. तो इसका ठीक है. A relation R from set A to set B is a subset of the Cartesian product A cross B. ठीक है. तो जो रिलेशन R है वो सबसेट ही होगा. रिलेशन R is a subset of A cross B. ठीक है. अगर मुझे R कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेटा वो क्या हो जाएगा? A क्रॉस B माइनस R. ये चीज याद रखना. ठीक है. That means R consists of ordered pair A and B where A belongs to set A and B belongs to set B. क्लियर है? ठीक है. Then we have types of relations. टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला होता है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? a relation R on set A is reflexive if every element is related to itself. अगर हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे पास एक सेट A है 1 2 3 4. ठीक है. तो इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 3 रिलेशन 3, 4 रिलेशन 4. तो आपके पास इस सेट का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सेट में 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन मेरे पास रिलेशन ये है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 के लिए मेरे पास आइडेंटिटी है, हाँ है. 2 2 के लिए मेरे पास रिलेशन है, हाँ है. 3 3 के लिए भी है. बट 4 4 क्या मेरे पास प्रेजेंट है? नहीं है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अगर आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं है तो वो बेटा आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा. रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? जब आपके पास सेट के मतलब सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. क्लियर है? हर एक एलिमेंट होना चाहिए. माइंड इट. फॉर एवरी. ठीक है. या फिर मैं बोल दूं फॉर ऑल. क्वांटिफायर्स पढ़ चुके हैं हम, राइट? यूनिट 5 नहीं, यूनिट 5 में नहीं, यूनिट 4 में पढ़ा है.
जिसमें हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, ग्रुप थ्योरी, सॉरी आई एम सॉरी, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ लॉजिक्स पढ़ा है, प्रेडिकेट लॉजिक। तो क्वांटिफायर्स हमने वहां पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। वही जैसे अभी बताया मैंने कि अगर आपके पास एक भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा बेटा, वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अ रिलेशन आर इज इररिफ्लेक्सिव इफ नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। वेयर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कंडीशन चाहिए, फॉर ऑल। अगर आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेटेड नहीं है तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास, इररिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा, वो इररिफ्लेक्सिव, क्लियर है। आगे बढ़े। वाओ, ये जो ड्राइंग हो जाती है ना बोर्ड पे, देन वी हैव सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं बोलूं दैट मेरे पास एक रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा, जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक क्या होता है, लेफ्ट आपका राइट हो एंड राइट आपका लेफ्ट हो, ये सिमेट्रिक होता है, राइट। तो अगर रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब आपके पास a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा ए भी आर को बिलोंग कर रहा है। A relation R is symmetric if whenever A comma B belongs to R, then B comma A also is also present in R, ठीक है, समझ आ गई चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मेरे पास एक सेट है 1 1 1 2 2 1 3 1 3 1 3 एक्सेट्रा। तो 1 2 बेटा मेरे पास सेट में प्रेजेंट है, अभी ये आर है, ठीक है। 1 2 मेरे पास सेट में प्रेजेंट है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे पास 2 1 भी प्रेजेंट है, तो सिमेट्रिक है। अगर मैं बोलूँ 3 1 प्रेजेंट है आर में, तो मेरे पास बेटा 1 3 भी तो है। ये फॉर ऑल के लिए मतलब आपके पास देयर एग्जिस्ट सम वाली कंडीशन होती है, इसमें फॉर ऑल नहीं होता कि आपके पास हर एक एलिमेंट का या हर एक पेयर का सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है, 2 का भी मिल जाएगा, बहुत है, ठीक है। क्लियर है। फिर एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सेम सी चीज, अगर ए कॉमा बी आर में प्रेजेंट है बट बी कॉमा ए आर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास एसिमेट्रिक रिलेशन। A relation R is asymmetric if whenever A comma B belongs to R, then B comma A does not belongs to R. क्लियर है, मतलब आपको एक भी पेयर ऐसा नहीं मिल रहा जो सिमेट्रिक हो। फिर आता है बेटा एंटी सिमेट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, ठीक है, और एक और है ट्रांजिटिव। ये चार पांच रिलेशंस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, चार ही हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। चार रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटी सिमेट्रिक कौन सा होता है, अ रिलेशन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर बोथ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर इन रिलेशन आर, ठीक है, देन ए शुड बी इक्वल टू बी। मैं बोल रही हूँ अगर मेरे पास 1,2 प्रेजेंट है एंड 2,1 भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तो सिमेट्रिक पेयर हो गया। लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक पेयर नहीं है। एंटी सिमेट्रिक कब होगा, जब आपके पास a कॉमा बी और b कॉमा ए दोनों प्रेजेंट है सच दैट a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a, ठीक है। रिलेशन R is antisymmetric if whenever both a comma b and b comma a are in R, then a is equal to b, ठीक है। मतलब a comma b R को बिलोंग करे, b comma a R को बिलोंग करे,
और उससे क्या हो जाए, ए इज इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है, और ए और बी इक्वल रखे जाएं। क्लियर है? ट्रांजिटिव एलिमेंट, ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1,2 भी आपके पास रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांजिटिव। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। क्लियर है? जिसे करते थे, कैसे करते थे, L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N। तो अगर मैं ये M वाली लाइन हटा दूं, अगर मैं ये M वाली लाइन हटा दूं, तो बेटा L और M आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन इंपॉर्टेंट है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चार इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन्हीं से बने हैं। इक्विवेलेंस आपके पास रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव होता है, जब वो सिमेट्रिक होता है एंड जब वो ट्रांजिटिव होता है। तो अगर आपको कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आए तो पहले उसमें ढूंढो रिफ्लेक्सिव, ठीक है, अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो तुम जाओ सिमेट्रिक पर, एंड अगर वो सिमेट्रिक भी है देन तुम जाओ ट्रांजिटिव पर, और अगर वो तीनों है तो लिख दो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन अ सेट ए इज अ रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड बेटा ट्रांजिटिव, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव भी बताया था, एंटीसिमेट्रिक भी बताया है एंड ट्रांजिटिव भी बता दिया। क्लियर है? अगर ये तीनों मतलब कोई रिलेशन आपके पास तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्लियर है? देखिए देखिए उसे पूरा। ठीक, आगे बढ़े। अब अलजेब्रा ऑन सेट्स, स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, ठीक है। आपके पास जब भी अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात होगी तो यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होगी मोस्टली, या कॉम्प्लीमेंट में एक आधा कॉम्प्लीमेंट भी होगा, जैसे ये वाला हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, इन्वॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो बेटा कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि आप ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, बात एक है, या ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, बात एक ही है, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर। फिर एसोसिएटिव क्या होता है, वही ग्रुपिंग वाली टेक्निक, ए यूनियन बी करो फिर उसके रिजल्ट के साथ सी को यूनियन कर दो, या फिर बी यूनियन सी करके उसके रिजल्ट के साथ ए को यूनियन कर दो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। और सेम केस किस में आपके पास, इंटरसेक्शन में, कि आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल दो, उसके बाद उसको सी से इंटरसेक्शन करा दो, या फिर पहले बी एंड सी का इंटरसेक्शन करा लो फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करा दो, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी होता है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, अगर मैं बोलूँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लो तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। देन आइडेंटिटी, अगर आप ए का यूनियन करा रहे हो नल सेट के साथ तो आपके पास ए ही आएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो बेटा यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन कराते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो ए के एलिमेंट्स ए में तो प्रेजेंट है ही, यू में भी प्रेजेंट है, तो हम एक ही बार लिखेंगे,
कॉमन एलिमेंट्स को, तो वो ए हो गया। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए के एलिमेंट्स हैं, फिर बेटे यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स भी हैं एंड सम अदर एलिमेंट्स भी हैं, तो जब आप इसका यूनियन कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और अगर आप ए इंटरसेक्शन फाई कराओगे तो नल सेट में, अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कि ए में मेरे पास एक ही एलिमेंट है, मैं मान लेती हूँ सिंगलटन एलिमेंट, मतलब सिंगलटन सेट है, और फाई में तो बेटा कुछ भी नहीं है ना, तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी, तो आपके पास क्या आएगा बेटा, फाई, क्योंकि ए इसमें प्रेजेंट है लेकिन ए इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो आपके पास इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर है। फिर आता है बेटा आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाता है आपके पास, दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए मैं बोल दूं सेट ऑफ वॉवल्स, ए मैंने बोल दिया वॉवल्स, ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बोल दिया बेटा क्या, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ए मैंने क्या बोल दिया बेटा, कॉन्सोनेंट्स। अब अगर मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करा दूं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, और सेट ऑफ अल्फाबेट्स हमारे पास कितने होते हैं, 26 होते हैं, एंड इट इज 26 फॉर एवरीबडी, राइट। तो अल्फाबेट्स में यूनियन सेट क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया मेरे पास, ए टू जेड, ठीक है, जिसमें से ए सेट में हमारे पास वोवल्स हैं, बी सेट में मेरे पास कॉन्सोनेंट्स हैं, तो जब मैं इनका यूनियन कराऊंगी तो मुझे वापस यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट्स का मिल जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं इन दोनों का करा दूं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए है मेरे पास वोवल्स, ए कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास कॉन्सोनेंट्स, क्या वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में कुछ भी कॉमन होता है, नहीं, क्योंकि ये होता है ए ई आई ओ यू, ये तो 5 अल्फाबेट्स होते हैं, एंड इन 5 के अलावा 21 अल्फाबेट्स मेरे पास क्या होते हैं बेटा, कॉन्सोनेंट्स, सारे अलग होते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5। क्लियर है। आपके पास ए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आना चाहिए बेटा, 5। देन आइडेंटिपोटेंट क्या होता है, अगर मैं ए का ए से यूनियन कराऊंगी तो मेरे पास ए ही आएगा, एंड अगर मैं ए का ए से कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन करा दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ए। ठीक है। एब्सॉर्प्शन लॉ हम लोगों ने ट्रूथ टेबल से प्रूफ भी किया था, दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विल गिव यू ए, एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी विल गिव यू ए। क्लियर है। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करा रहे हो तो ये कॉम्प्लीमेंट बेटा होल पे है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट पूरे पे है, तो ये जब कॉम्प्लीमेंट बटेगा तो ये कैसे बटेगा, ए क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, एंड बेटा बी क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट करूं तो मेरे पास ए ही आएगा, जिसे मैं बोलूं ए सेट है बेटा मेरे पास वॉवल्स, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएंगे वापस, वॉवल्स, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ रिलेशन, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन रिलेशन। हाँ, तो ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस पढ़ेंगे बेटा। पहला होगा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स में क्या होता है, अ रिलेशन आर इज, इफ अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज इनवर्स, सॉरी ए से भी हमारे पास एक रिलेशन है, दैट इज एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिखते हैं रिलेशन, बताया था। द इनवर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इनवर्स, तो बेटा आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए,
आर इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, बी टू ए। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हम ए कॉमा बी लिखते हैं, राइट। इसमें क्या लिखेंगे, बी कॉमा ए, बस इतनी सी कहानी है इसकी। ठीक है, क्लियर है। बात समझ आ गई। तो अगर हमारा रिलेशन आर जो है वो ए रिलेटेड टू बी है, तो हमारा आर इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड टू ए। अगर हम इसमें ए कॉमा बी लिख रहे हैं तो इसमें हमें क्या लिखना है, बी कॉमा ए, बस इतनी सी बात। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनियन ऑफ रिलेशंस। इफ R1 and R2 are two relations on some set A and B, then their union is, देखो R1 और R2 मेरे पास दो रिलेशन है। ठीक, अब या तो जो हमारे पास, जैसे हम नॉर्मल ए और बी सेट का यूनियन करते हैं, या तो ए को बिलोंग करेगा या तो बी को बिलोंग करेगा, और टू बोथ, और हम एक मतलब जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है हम उसको एक ही बार लिखते हैं। सिमिलरली रिलेशन में करेंगे, बस इसमें क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर्स को रिपीट करेंगे। रिलेशन क्या होता है, अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, राइट। तो यूनियन बिल्कुल सेम काम करेगा। अगर मैं बोलूं मेरे पास एक R1 सेट है, 1 2 2 3 3 3। ठीक है, एक मेरे पास R2 सेट है, 3 3 3 2 1 1। ठीक है, तो बेटा R1 यूनियन R1 यूनियन R2 क्या हो जाएगा मेरे पास, पहला 1 2 देन 2 3 देन 3 3। ठीक है, अब चेक करो, 3 3 ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुका है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 2 एंड 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यूनियन। तो या तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर R1 को बिलोंग कर रहा है या तो R2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन में हमें क्या लिखना है भाई, कॉमन एलिमेंट, जो वो वाला ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जो हमारे पास R1 में भी है और R2 में भी है, मतलब कॉमन पेयर। तो कॉमन पेयर हमारे पास एक ही है, दैट इज 3 3। तो R1 इंटरसेक्शन R2 बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 3। और अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, सीधा एम्प्टी पैरेंथेसिस। क्लियर है। इतनी चीज क्लियर है। देन वी हैव डिफरेंस ऑफ रिलेशन, बिल्कुल सेम सेट की तरफ चलेगा ये। R1 माइनस R2 क्या होगा, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R1। R1 में से R2 माइनस करना है, तो हमें ए बी वो लिखना है जो R1 को बिलोंग करेगा बट R2 को बिलोंग नहीं करेगा, जैसे ए माइनस बी कर रहे थे। द एलिमेंट्स ऑफ ए दैट डज नॉट बिलोंग्स टू पी। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन। इफ अ रिलेशन, if R is a relation on A, ठीक है, such that R is a subset of A क्रॉस A। मतलब हमने क्या किया, सेट ए जैसे 1 2 था मेरे पास, तो मैंने 1 2 का 1 2 पे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवा दिया। तो मतलब ऑर्डर पेयर कैसे होंगे हमारे पास, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो ये बेटा मेरे पास क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें किस कॉम्प्लीमेंट किसका निकालना है, रिलेशन आर का, और ए की रिलेशन है तो वो सेट ए पर ही है। अब सेट ए में आर इज सच दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर इज डिनोटेड बाय आर डैश, एंड आर डैश क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस रिलेशन को माइनस कर दो।
बस ये एक चीज करनी है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन आपके पास दो सेट्स का है, ठीक है, रिलेशन जो है आपके पास वो दो सेट्स पर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। अब इसका बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ए क्रॉस बी, एंड रिलेशन आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी को बिलोंग करेंगे। तो रिलेशन आर कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स किसको कैसे होंगे, ए क्रॉस बी माइनस आर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। अगर रिलेशन खुद पर है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस ए, और रिलेशन अगर दो सेट्स के बीच में है तो क्या हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी। कहानी वही रहेगी कि हमें क्या माइनस करना है, रिलेशन, तो उससे मेरे पास क्या आएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट रिलेशंस। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मैंने बोला मेरे पास तीन सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ए से बी पर मेरे पास रिलेशन है बेटा आर, एंड बी से सी पर मेरे पास रिलेशन कौन सा है बेटा एस, ठीक है। मैंने दो दो रिलेशन निकाल दिए, मेरे पास तीन सेट है, ए बी सी, ठीक है। ए और बी के बीच के रिलेशन मैंने आर बोल दिया, बी और सी के बीच का रिलेशन मैंने एस बोल दिया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है यहाँ तक। देन द कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ आर ऑन एस, ये याद रखना, कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस, आर का किस पे बेटा, एस पर, तो आप उसको कैसे लिखोगे, एस ओ आर, ठीक है। और अगर एस एंड आर होता, अगर एस एंड आर होता तो बेटा आप क्या लिखते, आर ओ एस, सॉरी, हाँ आर ओ एस, मतलब उल्टा करना है, जो पीछे लिखा है वो आगे, जो आगे लिखा है वो पीछे, ठीक है। एस कॉम्पोजिट आर डिनोटेड बाय एस ओ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू सी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं सच दैट हमें सीधा ऑर्डर पे कहाँ से मिले, ए टू सी से, ठीक है। अगर मुझे आर एन एस पे जाना है तो मुझे क्या जाना है, ए से सी, लेकिन अगर मुझे एस से आर जाना है, मतलब आर ओ एस, उसमें बेटा मुझे क्या मिलेंगे, सी टू ए। बात समझ आ रही है, आर और एस, आर पहले एस बाद में, ठीक है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एस ओ आर, और एस ओ आर से मुझे क्या मिलेगा, ए सी, ठीक है। और अगर मैं लिख रही हूँ एस आर, ठीक है, पहले एस उसके बाद आर, तो वो क्या देगा मुझे, आर ओ एस, एंड आर ओ एस में मेरे पास ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, सी कॉमा ए, उल्टा काम होगा, ठीक है। सो एस ओ आर गिव्स ए सी, देयर एग्जिस्ट बी दैट बिलोंग्स टू सेट बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। तो ए बी किसको बिलोंग करेगा बेटा, आर सेट को, बी सी किसको बिलोंग करेगा बेटा, एस सेट को, एंड ए सी किसको बिलोंग करेगा बेटा, एस ओ आर को। हमें कॉमन एलिमेंट हटाना है, और अगर मैं सी ए निकालूं तो बेटा वो किसको बिलोंग करेगा, आर ओ एस को, ठीक है। क्लियर है, बी को बीच में से हटा देना है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिलेशन। हमारे पास तीन टाइप का ऑर्डर होता है, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। यूनिरी रिलेशन बेटा कैसा होता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। बाइनरी रिलेशन बेटा मेरे पास कैसा होता है, सेकंड ऑर्डर। एंड टर्नरी रिलेशन बेटा मेरे पास क्या होता है, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। अ यूनिरी रिलेशन इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल सेट। अगर हम सिंगल सेट पर रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो वो कैसे हो जाएगा, यूनिरी रिलेशन, ईच टपल हैज ओनली वन एलिमेंट। टपल क्या होता है बेटा हमारे पास, जो भी एलिमेंट होगा, तो जैसे ये वन हो गया, एक सेट पर ही है रिलेशन, तो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है। तो ऑर्डर पेयर में कितने एलिमेंट्स होंगे बेटा, दो होंगे, जैसे ए कॉमा बी, ठीक है। इसमें जैसे हो जाता है हमारे पास ईच टपल हैज वन एलिमेंट, ठीक है। बाइनरी रिलेशन में हमारे पास क्या होता है, दैट ईच टपल हैज
2 एलिमेंट्स, दैट इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, 2 एलिमेंट्स क्यों है? क्योंकि जो रिलेशन है वो 2 सेट्स के बीच में है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टर्नरी रिलेशन। टर्नरी रिलेशन क्या होता है? दैट इन्वॉल्व 3 सेट्स, 3 सेट्स होंगे, और इसमें जो ईच टपल है उसमें बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे। उसमें बेटा कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे, a, b, c, where a belongs to set a, b belongs to set b and c belongs to set c. a belongs to set a, b belongs to set b and a belongs to set a. इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपके पास पोसेट। तो पोसेट वो सेट है जिस पर आप क्या लगाते हो? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पोसेट कौन सा सेट है? द सेट विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और बेटा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? तो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर आपके पास किसी सेट पर ये तीनों प्रॉपर्टीज डिफाइंड है तो वो हो गया पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, राइट। एंड जो भी सेट उस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास? पोसेट। वो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? पोसेट। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, ये इसके ऊपर होता है ऑपरेशन, ठीक है। पी हमारे पास पोसेट है विद ऑपरेशन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। A poset is a set combined with partial order relation that satisfies 3 main properties: reflexive, antisymmetric and transitive. Reflexive क्या है? That A is either A is equal to, देखो ऑपरेशन क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू, ठीक है। अब A या तो लेस देन है A से या तो इक्वल है, तो हम क्या मान के चलेंगे? दैट इक्वल है, और जहां पर इक्वल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास? रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब अगर A हमारे पास B से छोटा है एंड B हमारे पास A से छोटा है, ठीक है। A B से छोटा है या B A से छोटा है, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं। तो इसमें भी लेसर देन वाला तो सीन ही नहीं है। क्या होगा? A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A। तो घूम फिर कर क्या बात आ गई हमारे पास? दैट A इज इक्वल टू B। क्योंकि ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना कि A B से छोटा है एंड B A से छोटा है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। या तो A छोटा है या तो B छोटा है, तो हम लेस देन वाला सीन तो लेंगे ही नहीं। कौन सा सीन लेंगे हम? इक्वल टू वाला। A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू A, ठीक है। उससे क्या होगा आपके पास? A इज इक्वल टू B आ जाएगा। तो एंटीसिमेट्रिक है, लेसर देन इक्वल टू, राइट। ट्रांजिटिव, अगर मेरे पास A जो है वो B से छोटा है एंड B जो है वो C से छोटा है, ठीक है, तो मेरे पास A जो है वो C से भी छोटा है, राइट, तो ट्रांजिटिव है। और अगर मैं इक्वल टू के केस में लूँ दैट A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, सो A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C। तो पोसेट पे कौन सा? पोसेट पे लेसर देन इक्वल टू वाला जो रिलेशन है वो सेटिस्फाइड है। क्लियर है? ये कैलकुलेशन समझ आई? ठीक है, बात समझ आ गई? उसके बाद आता है हमारे पास हेज डायग्राम। हेज डायग्राम किसकी रिप्रेजेंटेशन है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोसेट। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोसेट। पोसेट को रिप्रेजेंट कौन करता है बेटा हमारे पास? हेज डायग्राम। अ हेज डायग्राम इज अ सिंप्लीफाइड ग्राफ दैट शोज द ऑर्डर्ड रिलेशन between elements of a partially ordered set without showing all the redundant edges sorry। तो इसमें हम क्या करते हैं? रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, जो डुप्लीकेसी होती है ना उसको हटा देते हैं, ठीक है। रिडंडेंट एजेस को हम नहीं दिखाते। प्रॉपर्टीज क्या है हेज डायग्राम की? इट रिप्रेजेंट्स अ पोसेट, ठीक है, बता दिया। ट्रांजिटिव रिलेशन को हटा देंगे, जितने भी हमारे पास ट्रांजिटिव एजेस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ A3 को A इज रिलेटेड टू 3,
3 इज रिलेटेड टू 2 एंड मेरे पास 1 रिलेटेड टू 2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 भी मेरे पास प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कर देंगे बेटा, ओमिट, इसको शो नहीं करेंगे। और सो इसको कैसे बनाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या कैसे बनाएंगे बेटा, वर्टिकली अपवर्ड्स। स्मॉलर एलिमेंट सबसे नीचे रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ऐसे जैसे हमने बनाया भी था 16 का, ठीक है, डिविजिबिलिटी वाला। या देखो 1 से बड़ा क्या है बेटा हमारे पास 2, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 8 एंड 8 से बड़ा 16। तो सबसे छोटा एलिमेंट सबसे नीचे, ठीक है, एंड लार्ज सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे ऊपर। नो एरोज, डायरेक्शन इज अंडरस्टूड, बॉटम टू अप, मुझे पता है बॉटम टू अप ही जाना है, इसलिए हमें कोई एरो नहीं लगाना होता। ऑल्सो नो लूप्स नो साइकिल। लूप्स कब बनेगा, जब एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होगा। तो क्या मतलब है कि रिफ्लेक्सिव पेयर्स को भी ओमिट करना है। इसका क्या मतलब है, दैट रिफ्लेक्सिव पेयर्स आर टू बी ओमिटेड। बात क्लियर है। ट्रांजिटिव एज हटानी है और रिफ्लेक्सिव एजेस हटानी है, ट्रांजिटिव एजेस हटानी है और रिफ्लेक्सिव एजेस हटानी है, क्लियर है। और कोई एरो नहीं लगाना है, वर्टिकली अपवर्ड बनाना है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन कैसी है इसकी, बॉटम टू अप। क्लियर है, बना के देखते हैं। देखो एक चीज देखो, 1 1 है, सेल्फ लूप है, रिफ्लेक्सिव पेयर है, इसको हटा दो। पहले रिफ्लेक्सिव वाले पेयर्स को हटा दो, सबको ओमिट कर दो। 1 1 है, 2 2 हटा दो, 4 4 हटा दो, 8 8 हटा दो, ठीक है। अब मेरे पास 1 2 बचा है, 1 2 के साथ चेक करो कि कोई ट्रांजिटिव एज है या नहीं। 1 2 2 4 1 1 2 से 2 4 जाएंगे तो मेरे पास रिफ्लेक्सिव क्या आ जाएगा, 1 4, सॉरी ट्रांजिटिव क्या आएगा, 1 4, 1 4 प्रेजेंट है, हटाओ इसमें, 1 4 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद 1 8 को चेक करो, या 1 2 को कहीं और चेक करो, जैसे 1 2 2 8, 1 2 2 8, तो बेटा इसका रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव पेयर क्या हमारे पास, 1 8 है हमारे पास, हटा दो इसे, ठीक है। अब चेक करो 2 4 के लिए, 2 4 4 8, 2 4 4 8 है, 2 4 और 4 8 में ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा मेरे पास, 2 8, 2 8 है, हटा दो, 2 8 को हटा दो, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारे पास, हाँ, तो अब आपके पास कौन कौन से पेयर्स बचे हैं, 1 2 2 4, कौन कौन से बचे, 1 2 1 2 2 4 और 4 8, बस 3 ही पेयर्स बचे हैं। अब इनको बनाओ तुम कैसे, फेज डायग्राम में। 1 से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 4 जा रहे हैं एंड 4 से 8 जा रहे हैं। अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, और अगर हेज डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे बेटा, 1 सबसे छोटा है, नीचे लिखो 1 से 2, देन 2 से कहाँ जा रहे हैं बेटा, 4, 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से कहाँ जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं एंड 4 से कहाँ जा रहे हैं बेटा, 8 जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका हेज डायग्राम, ये क्या हो गया इसका हेज डायग्राम। क्लियर है चीज, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अब इसमें चेक करो, 1 से 1 1 1 हटा दो, 2 2 हट गया, 3 3 हट गया, 6 6 हट गया, ठीक है। अब 1 2 है, 2 6 है, 1 2 है, 2 6 है, 1 6 भी तो है, 1 6 को हटाओ, देन 1 2 है, बाकी 2 के साथ कुछ नहीं है, फिर 1 3 है, 3 6 है, 1 3 है, 3 6 है, 1 6 हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। तो हमारे पास कितने पेयर्स बचे हैं, 1 2 1 3
2 6 3 6। अब इसका बेटा बनाओ हेज डायग्राम। इसका हेज डायग्राम कैसे बनेगा देखो, ये मेरे पास 1 है, अब 2 भी मेरे पास प्राइम नंबर है, 3 भी मेरे पास प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमेशा कौन से लेवल पे लिखते हैं, सेम लेवल पर। प्राइम नंबर्स आर केप्ट ऑन सेम लेवल, ठीक है। तो 2 और 3, तो 1 से बेटा 2 पे भी जा रहे हैं एंड 1 से बेटा 3 पर भी जा रहे हैं। एरोज नहीं बनाएंगे, हमें पता है वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। देन 2 से 6 पर जा रहे हैं, 2 से 3 पर जा रहे हैं, तो 6 से हम मतलब जो 2 से भी जा रहे हैं 3 से भी जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया इसका बेटा हेज डायग्राम। ये क्या उसका, ये क्या हो गया बेटा इसका हेज डायग्राम। एक और हेज डायग्राम का एग्जांपल देखें अगर, मेरे पास एक एक्स सेट है, ठीक है, और 2 3 6 12 24, ठीक है, ये मेरे पास सेट है और इस पर जो रिलेशन डिफाइंड है वो है वही p लेस देन इक्वल टू, ठीक है, एंड ऑल्सो दैट x डिवाइड्स y, मतलब y x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, और दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं बेटा, सेट x को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड x डिवाइड्स y, एंड x डिवाइड्स y। इतनी बात समझ आ गई। तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा इसका रिलेशन, क्योंकि मेरे पास तो एक सेट ही है और मुझे पता है कि मुझे पेयर बनाना है कैसा, x और y का, जिसमें जो x है वो y से छोटा होगा और x जो है वो y को डिवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें जो x है वो y से छोटा होगा या इक्वल होगा और डिवाइड करेगा किस पे बेटा मतलब y को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं R, रिलेशन R, तो 2 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 12 को डिवाइड करेगा, 2 24 को डिवाइड करेगा, ठीक है, देन 3 पे आते हैं, 3 6 को डिवाइड 3 3 को डिवाइड करेगा, इक्वल भी है ना, 3 3 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 बेटा 12 को भी डिवाइड कर देगा, उसके बाद 3 हमारा 24 को भी डिवाइड कर देगा, राइट। फिर चेक करो 6 6 को डिवाइड करेगा, 6 12 को डिवाइड करेगा, 6 24 को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब चेक करो 12 12 को डिवाइड करेगा, 12 24 को डिवाइड करेगा एंड 24 खुद को डिवाइड करेगा, ठीक है। रिलेशन समझ आया कैसे बना। इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि मेरे पास जगह हो जाए। इसका मुझे बनाना है बेटा हेज डायग्राम। अब क्या करोगे, पेयर्स ओमिट करोगे, 2 से 2 हटा, मतलब ये वाले पेयर्स तो सारे हट गए, रिफ्लेक्सिव पेयर्स, ठीक है। 2 से 6 देखो, 2 से 6 है और 6 से 12 है, तो मेरे पास 2 से 12 भी एक पेयर है, हटा दो। 2 से 6 6 से 24, 2 से 6 and 6 से 24 belongs to the set R, so 2 24 also belongs to the set R, ट्रांजिटिव एज है, हटा दिया। अब आओ 3 6 पर, 3 6 6 12, 3 6 6 12, 3 12 है, हाँ हाँ, 3 6
624, तो 324 है, हटा दो। देन 612, 1224, 6, 12 और 12 और 24, तो 624 प्रेजेंट है, हाँ है। अब मेरे पास जो लेफ्ट आउट है बेटा वो क्या बचा है, 2 6 3 6, ठीक है, 2 6 3 6 6 12 एंड 12 24, ठीक है। अब मुझे इसका क्या बनाना है बेटा, हेज डायग्राम। अब क्या बनाना है मुझे इसका, हेज डायग्राम। इतनी चीज समझ आई। अब देखो 2 और 3 दोनों क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स को हम रखते हैं एक ही पोजीशन पर, 2 एंड 3, और दोनों ही एक जगह जा रहे हैं, दैट इज 6। उसके बाद 6 से कहा जा रहे हैं हम, 12 पर, एंड 12 से कहा जा रहे हैं बेटा, 24 पर। 12 से कहा जा रहे हैं बेटा, 24 पर। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका हेज डायग्राम। इतनी बात क्लियर है, समझ आया कैसे बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। फिर आता है बेटा आपके पास एक टर्म लोअर बाउंड। A lower bound of 2 or more elements in a post set is an element that is less than or equal to both of them. मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है। लोअर बाउंड क्या होगा, या तो वो सेट के सभी एलिमेंट के इक्वल होगा या तो सबसे छोटा होगा। लेट पोसेट P be a poset and A is a subset of P, मतलब A मेरे पास कोई रिलेशन है जो किस पर है बेटा, पोसेट पर है, ठीक है। An element X belongs to P, an element X belongs to, an element X belongs to P is called the lower bound of A if X is less than every A। देखो मैंने बोला कि मेरे पास 3 या 4 एलिमेंट्स हैं एक सेट में, तो उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट हो या तो वो, या फिर वो एलिमेंट जो सबके इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, लोअर बाउंड। एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू P, P क्या है आपके पास, पोसेट, सच दैट an element X belongs to P is called a lower bound। उसको लोअर बाउंड कब बोलेंगे हम, जब X is smaller than equal to every element of set A, ठीक है। सेट के हर एक एलिमेंट से छोटा होगा या इक्वल होगा, तो वो क्या हो जाएगा इसका लोअर बाउंड, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, जितने भी हमारे पास लोअर बाउंड्स हैं, जितने भी हमारे पास बेटा क्या है, लोअर बाउंड्स हैं, उनमें सबसे बड़ा, ठीक है, ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स। among all the lower bounds the greatest one, the one highest in order is called the greatest lower bound, या फिर GLB। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीट, ठीक है। लोअर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब क्या होता है आपके पास, मीट। मीट को हम कैसे बोलते हैं, इन्वर्टेड V से, एंड इसका क्या मतलब होता है बेटा, इंटरसेक्शन। क्लियर है, ऐसे करके कहानी सी पढ़ी थी, ठीक है। आगे बढ़े, फिर ऐसे आता है आपके पास अपर बाउंड। एन अपर बाउंड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ पोसेट इज एन एलिमेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ ऑफ देम, मतलब हर एक एलिमेंट से या तो बड़ा है या तो इक्वल है, ठीक है। लेट P बी अ पोसेट एंड A सबसेट ऑफ P, एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू P इज एन अपर बाउंड ऑफ A अगर A का हर एक एलिमेंट X से छोटा है। X क्या लिया हमने, X को क्या माना है, अपर बाउंड। तो X अपर बाउंड कब होगा, जब A का मतलब A सेट का हर एक एलिमेंट उससे या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। क्लियर है। अब लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड में हम बेटा क्या देखते हैं, लीस्ट वैल्यू। अपर बाउंड में हम क्या देखते हैं, लीस्ट वैल्यू। अपर बाउंड में क्या देखते हैं हम लोग, लीस्ट वैल्यू। सो अमंग ऑल द अपर बाउंड्स द स्मॉलेस्ट वन, सभी अपर बाउंड्स में से, अपर बाउंड क्या होगी, हाईएस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, इट इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक। और उसको हम बोलते हैं जॉइन। जॉइन को हम डिनोट करते हैं V से। इसका बेटा क्या मतलब होता है, यूनियन। उसका क्या मतलब होता है बेटा, यूनियन। क्लियर है। अब टाइप्स ऑफ पोसेट्स, हमारे पास तीन, कुछ बहुत ज्यादा ऑपरेशंस नहीं होते, 3 ही ऑपरेशंस होते हैं जो हम पोसेट्स पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या ऑर्डर जो परफॉर्म करते हैं। पहला है ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरा है सबसेट, एंड तीसरा है डिवीजन, ठीक है। तो बेटा जब भी आपसे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि नंबर जो है वो ग्रेटर लेसर देन इक्वल टू वाले रिलेशन के अंदर है, मतलब जो ऑर्डर रिलेशन है वो लेसर देन इक्वल टू है। जो ऑर्डर है बेटा वो हमारे पास क्या है, जो ऑर्डर है बेटा मेरे पास वो क्या है, लेसर सॉरी लेसर देन इक्वल टू। जो ऑर्डर है मेरे पास वो क्या है, लेसर देन इक्वल टू। तो जब मुझे इसका जॉइन निकालना होगा, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड निकालना होगा, तो मैं क्या निकालूंगी, मैक्सिमम। दोनों एलिमेंट्स में से क्या निकलेगा बेटा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स के ऊपर लग रहा है ऑपरेशन। और अगर हमें निकालना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब मीट, मीट मतलब इन्वर्टेड वी और इंटरसेक्शन, ज्वाइन मतलब वी एंड यू मतलब यूनियन। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, हम क्या निकालेंगे, मिनिमम एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अगर सेट किसके अंदर है बेटा, सबसेट ऑपरेशन के अंदर, कि ए सेट जो है वो ओ सेट का क्या है, सबसेट। ठीक है, अगर वो किसके अंदर है, सबसेट के अंदर, तो ज्वाइन का क्या मतलब होगा, यूनियन। ज्वाइन का मतलब क्या है बेटा, यूनियन। और मीट का मतलब बेटा क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ज्वाइन का मतलब यूनियन और मीट का मतलब इंटरसेक्शन। क्लियर है। और अगर डिवीजन के अंदर है, ज्वाइन निकालना है, ज्वाइन मतलब यूनियन, बड़ी वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम, और मीट मतलब इंटरसेक्शन मतलब छोटी वैल्यू निकालनी है तो मतलब एचसीएफ। ठीक है, याद रखना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमारे पास आता है मिनिमल एलिमेंट। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, तो हम कहाँ थे बेटा, मिनिमल एलिमेंट पर। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सो मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट ए इन अ पोसेट पी इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट इफ देयर इज नो एलिमेंट स्मॉलर देन ए। मतलब ए से छोटा कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है, ए से छोटा कोई भी एलिमेंट बेटा हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ए से छोटा कोई भी एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, और मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है कि हमारे पास ए से, देखो, देर इज नो एलिमेंट ग्रेटर देन ए, हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए से बड़ा नहीं है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, सो मिनिमल क्या होता है, दैट देर इज नो एलिमेंट स्मॉलर देन ए। ठीक है, ए से कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं होगा तो वो मिनिमल एलिमेंट। और ए मैक्सिमल कब होगा, जब हमारे पास उससे मैक्सिमम कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसके इक्वल तो प्रेजेंट है लेकिन उससे बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है। ठीक है, मैक्स एंड मिन एलिमेंट क्या होता है, अ मिनिमम एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एंटायर सेट, पूरे सेट में। ठीक है,
जो भी हमारे पास सेट है उसमें पूरे सेट में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1 2 3 4, 4 सेट है ना, 1 4 8, 8 से 16, ठीक है। सो इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम एलिमेंट, एंड द मैक्सिमम एलिमेंट और द ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एंटायर सेट एंड द मैक्सिमम एलिमेंट इज यूनिक। मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट बेटा आपके पास यूनिक होते हैं, ये मैक्स हो गया, ये मिन हो गया। फिर मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट ए जो सभी एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, जिस मतलब हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए से बड़ा हो। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है बेटा लैटिसेस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरी यूनिट का, ठीक है। इसमें तुम्हें एक चीज याद रखनी है, जॉइन, जॉइन इज वी एंड इट इज यूनियन, ठीक है। देन कम्स योर मीट, मीट इज व्हाट, इन्वर्टेड वी एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और ये क्या होता है बेटा आपके पास, जीएलबी, ग्रेटेस्ट लीस्ट, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये होता है लीस्ट अपर बाउंड। जॉइन मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तुम इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, इसमें भी यू आ रहा है, इसमें भी आपके पास यूनियन आ रहा है, तो एलयूबी क्या हो जाएगा आपके पास, यूनियन, यूनियन मतलब वी एंड वी मतलब जॉइन, ऐसे करके, ठीक है। ट्रिक बता दिए, ये चीज याद रखना लैटिसेस में, लैटिसेस के लिए ही पढ़ाया था ये, इंपॉर्टेंट मेन जो चीज थी, ठीक। अब लैटिस क्या होता है, अ लैटिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोसेट, ठीक है। ये भी क्या होता है आपके पास, फोसेट होता है, ठीक है। वेयर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट का लीस्ट अपर बाउंड भी प्रेजेंट होता है एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है हर एक एलिमेंट का, तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपके पास, लैटिस, वो क्या हो जाएगा, लैटिस, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड मतलब क्या होता है हमारे पास, जॉइन, जॉइन मतलब क्या होता है बेटा, वी, वी मतलब क्या होता है, यूनियन। सिमिलरली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है, मीट, एंड मीट मतलब इन्वर्टेड वी, इन्वर्टेड मतलब इंटरसेक्शन, क्लियर है। तो हर एक एलिमेंट का हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है एंड लीस्ट अपर बाउंड भी है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लैटिस। क्लियर है, अगर थ्योरी में लिखने के लिए आएगा लिख दोगे, ठीक। सो इन अ लैटिस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी, ए जॉइन बी एंड ए मीट बी एग्जिस्ट, ठीक है। मीट का क्या मतलब होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या देगा बेटा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, हमें क्या देगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। मीट क्या देगा हमें, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो ए और बी से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, हाँ, क्योंकि ये क्या देता है हमें, ये होता है एलयूबी, ये होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो बेटा भले ही चाहे वो ग्रेटेस्ट है, भले ही ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट बोल दो या फिर लोअर बाउंड, पर हमें क्या दे रहा है, ये लोअर बाउंड दे रहा है, तो वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट देगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमें वो एलिमेंट देगा, वो लोएस्ट एलिमेंट देगा, हाँ, जो ए और बी से क्या होगा, छोटा, ठीक है। जो ए और बी दोनों से क्या होगा, छोटा, भैया मैं बोल दूं ए और बी का क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, भले ही वो ग्रेटेस्ट है लेकिन है क्या, लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड क्या होता है बेटा, दोनों एलिमेंट का छोटा, दोनों एलिमेंट से छोटा एलिमेंट कोई, ठीक है। सिमिलरली जॉइन हमें क्या देगा, लीस्ट एलिमेंट, वो लीस्ट एलिमेंट जो दोनों ए और बी से बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि ये होता है लीस्ट अपर बाउंड, अपर मतलब क्या होता है, उससे कोई और बड़ा एलिमेंट है ही नहीं, क्लियर।
अपर बाउंड क्या होता है? जो हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। इतनी चीज समझ आ गई? क्लियर है? तो ऐसे याद रखना। ये ग्रेटेस्ट से यहाँ कंफ्यूज मत होना, दोबारा बता देती हूँ। देखो, ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट, ठीक है, वो लोअर एलिमेंट, वो ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट जो ए और बी से क्या है? छोटा। ग्रेटेस्ट लोअर एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या देता हमें? जी एल बी। एल तो छोटा ही है ना ए और बी से, पर बाकी सभी लोअर बाउंड में क्या है? ग्रेटेस्ट। ठीक। सिमिलरली ज्वाइन क्या देता है हमें? वो एलिमेंट जो ए और बी से बड़ा है। वो एलिमेंट जो ए और बी से क्या है बेटा? बड़ा। वो लीस्ट एलिमेंट जो ए और बी से बड़ा है ये देगा वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो ए और बी से छोटा है। वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो ए और बी से छोटा है वो लीस्ट एलिमेंट जो ए और बी से बड़ा है, क्योंकि ये क्या देता है? एल यू बी। दिस गिव अस एल यू बी। दिस गिव अस जी एल बी। क्लियर है? फिर आता है चेन। चेन जैसा हमने बनाई थी, 1 से 2 जा रहे थे, 2 से 4, 4 से 16, ठीक है। दिस इज योर चेन। अ चेन इज अ सबसेट ऑफ अ कोसेट इन विच एवरी पेयर ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेरेबल। मतलब हर एक पेयर क्या है? कंपेरेबल। अगर मैं 1 से 16 को कंपेयर करूँ तो हो जाएगा, 16 बड़ा है 1 से। 1 से 2 को कंपेयर करूँ हो जाएगा, 1 से 4 को कंपेयर करूँ हो जाएगा आराम से। 4 को 16 से करें तो भी, 4 को 2 और 1 से करें तो भी कंपेयर हो जाएगा। सिमिलरली 2 को 4 से करें या 16 से करें कंपेयर हो जाएगा। अब 2 इज ग्रेटर देन 1। तो चेन वो होता है, चेन इज अ सबसेट इन विच एवरी 2 एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। दैट मीन्स फॉर एनी 2 एलिमेंट्स ए एंड बी in the subset either a is greater, either a is lesser than or equal to b or b is lesser than equal to a। दोनों में से कोई भी कंडीशन एक ट्रू होगी। जाहिर सी बात है अगर a जो है वो b से छोटा है तो बेटा b a से छोटा नहीं हो सकता। या तो a b से छोटा होगा या तो b a से छोटा होगा, या तो a b से छोटा या तो b a से छोटा, नहीं तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल। और ये क्या बनाता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। 1 smaller than 2, 1 and 2 smaller than 4, 4 and 4, 2 and 1 smaller than 8, 8, 4, 2 and 1 smaller than 16। तो it forms a straight line, ठीक है। या तो a लेसर देन इक्वल टू b है या तो b लेसर देन इक्वल टू a है, ठीक है। क्लियर है? दोनों में से कोई एक ही कंडीशन एक टाइम पे ट्रू होगी, दोनों कंडीशन एक टाइम पे ट्रू नहीं होगी। वही वाली चीज अगर मैं बोलूं 1 इज स्मॉलर देन 2 तो 2 कैन नॉट बी स्मॉलर देन 1। ये हो सकता है कि 1 इक्वल टू 2 हो जाए या सॉरी 1 इक्वल टू 1 हो जाए या फिर 1 इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। इक्वल के केस में ऐसा हो सकता है कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a। क्लियर है? देन कम्स एल्जेब्रिक लॉज ऑन लैटिसेस। एल्जेब्रिक लॉज हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, हर यूनिट में है और आगे हर वन शॉट में पढ़ेंगे, ठीक। इससे पहले भी सेट पर पढ़े थे, अब लैटिसेस पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस इसमें ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं। उसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा था, इसमें हम ज्वाइन और मीट पढ़ेंगे। बट यहाँ पर भी ज्वाइन का बेटा क्या मतलब है? यूनियन, और मीट का बेटा क्या मतलब है? इंटरसेक्शन। तो कहानी तो सेम ही है। आइडेंपोटेंट ए यूनियन बी, तुम इसे ज्वाइन देखो ही मत, ज्वाइन को यूनियन देखो, यूनियन को क्या मीट को क्या देखो? इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन ए करोगे तो बेटा आपके पास ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो आपके पास ए आएगा। कम्यूटेटिव, ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन ए कर लो, बात एक ही है। ए इंटरसेक्शन बी कर लो या बी इंटरसेक्शन ए कर लो, ठीक है। एसोसिएटिव में ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन करा दो सी के साथ, या फिर पहले बी सी का यूनियन कराओ उसके बाद ए से यूनियन करा दो, वन एंड द सेम थिंग। मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, किस ऑर्डर में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो मैटर करेगा ही नहीं। सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन वाला केस, ठीक है। आपका ऑप्शन भी यही पढ़ा था अभी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी गिव्स यू बी, सॉरी गिव्स यू ए, वही सेम चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ाया है। ये ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी गिव्स यू ए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी गिव्स यू ए,
ठीक है। आइडेंटिटी, अगर आप ए की 0 से यूनियन कराओगे तो बेटा आपके पास ए आएगा। इसमें लैटिसेस में जो लीस्ट एलिमेंट होता है बेटा वो होता है 0, एंड जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है बेटा वो होता है आपके पास 1। ठीक है। और अगर आप ए का इंटरसेक्शन कराओगे 1 के साथ तो आपके पास आएगा ए। जैसे यूनियन में जो 0 होता था वो क्या होता था आपके पास 5, तो आप ए का 5 से यूनियन करा रहे हो तो आपके पास ए आ रहा है। ठीक है। और यूनियन 1 क्या होता था बेटा आपके पास यूनिवर्सल सेट, तो अगर आप ए का यूनिवर्सल सेट से क्या करा रहे हो बेटा इंटरसेक्शन, तो आपके पास क्या आएगा ए। सिमिलरली यहाँ पे 1 है, वहां पे 0 है, एम्प्टी सेट की जगह 0 है, यूनिवर्सल सेट की जगह आपके पास 1 है। रिलेट कर पा रहे हो या सिर्फ मीम से रिलेट करते हो? ठीक है, पढ़ाई से भी रिलेट करना सीख लो थोड़ा सा। ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड्स ट्रू, वही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करा रहे थे तो यूनिवर्सल सेट आ रहा था। सिमिलरली ए जॉइन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल गिव यू 1। मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1। एंड अगर आप यूनियन कराओगे इंटरसेक्शन कराओगे तो दोनों में कुछ भी सेम होगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का क्या मतलब है, लैटिसेस में 0। क्लियर है? अभी जो थोड़ी देर पहले एल्जेब्रिक लॉज पढ़ाए थे उसी से सारा मैंने रिलेट कर दिया। क्लियर है? 1 क्या है आपका यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट क्या है बेटा आपके पास 0। डन। फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ लैटिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहले पढ़ेंगे हम सेमी लैटिसेस। ठीक है। इफ अ पोसेट हैज ओनली वन ऑफ द 2 ऑपरेशंस, अगर हमारे पास कोई लैटिस है, ठीक है, मैंने बोला लैटिसेस क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए ज्वाइन होता है एंड हर एक एलिमेंट के लिए मीट होता है। मीट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी और ज्वाइन का मतलब होता है ए यूनियन बी, राइट। तो हर एक एलिमेंट के लिए प्रेजेंट है, तो वो गया हमारे पास लैटिसेस। ये क्या है हमारे पास सेमी लैटिसेस। तो सेमी लैटिसेस का क्या मतलब है बेटा, कि या तो हमारे पास ज्वाइन ही होगा या फिर हमारे पास मीट ही होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही ऑपरेशन होगा। तो अगर ज्वाइन सेमी लैटिस है तो एवरी पेयर हैज अ लीस्ट अपर बाउंड। ज्वाइन का मतलब होता है LUB एंड मीट का मतलब होता है GLB, है ना। तो आपके पास अगर हर पेयर का लीस्ट अपर बाउंड है तो हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा और फिर वो लैटिस कैसी बन जाएगी आपके पास ज्वाइन सेमी लैटिस। अगर हमारे पास हर पेयर का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो बेटा वो क्या बन जाएगी हमारे पास मीट सेमी लैटिस। ठीक है। 2 टाइप की सेमी लैटिस होती हैं, ज्वाइन मीट, मतलब दोनों में से कोई एक ही ऑपरेशन लग रहा है। क्लियर है? या तो मीट या तो ज्वाइन, अगर मीट लग रहा है तो मीट सेमी लैटिस और ज्वाइन लग रहा है तो ज्वाइन सेमी लैटिस। क्लियर? आगे बढ़े। फिर आता है आपके पास बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस कौन सी होती है, जो 0 और 1 के बीच में बाउंड होकर रह जाती है। 0 आपके पास लीस्ट एलिमेंट है एंड 1 आपके पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है। सो अ बाउंडेड लैटिस इज अ लैटिस दैट हैज द लीस्ट एलिमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा बॉटम पर, एंड इज डिनोटेड बाय 0, एंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा टॉप पर, एंड इट इज डिनोटेड बाय 1। और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 और 1 के बीच में लाए करेंगे। इसमें हम लोगों ने पावर सेट का एग्जाम्पल लिया था, राइट। पावर सेट, ये टॉपिक तो रह गया। पावर सेट क्या होता है बेटा आपके पास, चलो अभी बताते हैं। तो लेटिस L join operation meet operation is a bounded lattice if there exist 2 elements 0 and 1 that belongs to L such that for all A that belongs to L 0 से तो बेटा बड़ा होगा एंड 1 से छोटा होगा, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा बाउंडेड लेटिस। अगर मैं सेट्स की बात करूं तो 0 मतलब एम्प्टी सेट एंड 1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका यूनिवर्सल सेट। 1 मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट, या वो सेट जिसमें आपके पास सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है?
देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। लैटिस को आप कैसे डिनोट करते हो, क्योंकि लैटिस में मैंने क्या बोला, आपके पास हर एक एलिमेंट का लोअर बाउंड भी होगा, हर एक एलिमेंट का आपके पास अपर बाउंड भी होगा, तो ज्वाइन भी होगा एंड बीट भी होगा, हर एक एलिमेंट का ज्वाइन भी होगा एंड बीट भी होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस कौन सा होता है, जिस पर आपके पास ये वाला ऑपरेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सो अ लैटिस L join meet is distributive if the operation distributes over each other, मतलब ये चीज सेटिस्फाई कर जाए। इसका एग्जांपल भी दिया था, पावर सेट ऑफ 1 and 2। क्लियर है, ठीक है। वो मैं दोबारा तो नहीं इसको सेटिस्फाई करके दिखाने की, वो तुम खुद कर लेना, ठीक है। क्लियर है, हाँ पावर सेट पैथ है ना, पावर सेट क्या होता है बेटा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। मतलब आप एक सेट से कितने सबसेट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पावर एक सेट ले लूं 1 2 3, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, तो पी ए क्या हो जाएगा मेरे पास। और एक और चीज, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक तो फाई जो है वो हर सबसेट हर सेट का सबसेट होगा, एंड ऑल्सो अ सेट इटसेल्फ इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है। क्लियर है, अब देखो आप पी ए बना रहे हो, तो पहले तो फाइव हो गया एक सेट, फिर सिंगलटन सेट्स ले लो, ये भी सबसेट होगा इसका, ये भी सबसेट होगा, एंड सारे सबसेट को आप कर्ली ब्रेसेस में लिखते हो, 3 भी होगा सबसेट, ठीक है। फिर आप ले लो दो एलिमेंट साथ में, 1 2 2 3 एंड 1 3, ये भी एक सबसेट हो सकता है, ठीक है। और फिर एक हो जाएगा आपके पास द सेट इटसेल्फ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पी ए, बेटा क्या हो जाएगा 2⁻n, जहां पर जो n है वो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है बेटा यहाँ पे 3, तो एलिमेंट्स कितने होने चाहिए थे 2⁻3, दैट इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, पावर सेट का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तब तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे इसके ऊपर, अच्छे खासे एग्जांपल्स किए थे, और ठीक है। तो पावर सेट भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बीटेक के साथ साथ बेटा गेट में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आता है बेटा आपके पास कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट कौन सा होता है, द कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ए इन अ लैटिस इज एन एलिमेंट ए डैश सच दैट, अगर आप ए को यूनियन कराओ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाए, और अगर आप ए का यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन कराओ ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एम्प्टी सेट, दैट इज 0। मतलब अगर आप ए का ए से ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ज्वाइन करा रहे हो तो आपके पास आ रहा है ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1, और अगर आप ए का इंटरसेक्शन करा रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपके पास क्या आएगा, लीस्ट एलिमेंट, दैट इज 0। मतलब आपके पास कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ये इसका क्या मतलब होता है फाइव, एंड इसका क्या मतलब होता है यूनिवर्सल, ऐसे करके मान लो, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस इज अ बाउंडेड लैटिस। कैसा लैटिस है, बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस क्या होता है, जिसमें हर एक एलिमेंट 0 से बड़ा होता है एंड 1 से छोटा होता है, ठीक है।
ये किसकी कंडीशन है बेटा? बाउंडेड लैटिस की। ओहो, where every element A has at least one complement A such that A dash, जिसमें आपके पास हर एलिमेंट ए का एक कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होगा, कम से कम एक कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होगा, यू कैन हैव मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट एज वेल, ठीक है। और कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा कि अगर आप उसका ज्वाइन करा रहे हो एक ए के साथ तो आपको 1 मिल रहा है, या आप उसका इंटरसेक्शन करा रहे हो ए के साथ तो आपको 0 मिल रहा है। इतनी बात क्लियर है? कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? हाँ, फिर बेटा एक लैटिस आती है हमारे पास मॉड्यूलर लैटिस, ठीक है। सो मॉड्यूलर लैटिस क्या होती है आपके पास? जो कौन से लॉ को सेटिस्फाई करती है? कौन से लॉ को सेटिस्फाई करती है? मॉड्यूलर लॉ को। जो कौन से लॉ को सेटिस्फाई करती है बेटा? मॉड्यूलर लॉ को। अब मॉड्यूलर लॉ क्या होता है आपके पास? देखो, द लैटिस, मतलब मैं बोल दूं कि एल जॉइन मीट is a lattice such that it satisfies modular law, such that it satisfies what? Modular law. Is a lattice, is a modular lattice if it satisfies modular लॉ, ठीक है। वो लैटिस जो किसको सेटिस्फाई करे बेटा? मॉड्यूलर लॉ को, ठीक है। इफ, और मॉड्यूलर लॉ क्या है? इफ ए इज लेसर देन और इक्वल टू सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही होता है, ठीक है। ये किसकी तरह होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह ही होता है थोड़ा सा। देन ए जॉइन बी इंटरसेक्शन सी, ए जॉइन बी इंटरसेक्शन बी कर लो, या फिर ए का पहले यूनियन करा लो बी के साथ, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करा दो सी के साथ, वन एंड द सेम थिंग। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव किया था, वैसे हमने सेम एग्जाम्पल के लिए मॉड्यूलर लॉ को भी प्रूव किया था, राइट। तो मॉड्यूलर लैटिस क्या होता है? लैटिस जॉइन मीट इज अ मॉड्यूलर लैटिस। या इज मॉड्यूलर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इंग्लिश तो दोनों तरीके से इसलिए है। फिर इज मॉड्यूलर इफ इट सैटिस्फाई मॉड्यूलर लॉ,
राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। कौन से लॉ को सेटिस्फाई करेगा बेटा ये? मॉड्यूलर लॉ को। और अगर कोई लैटिस मॉड्यूलर लॉ को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? मॉड्यूलर लैटिस। मॉड्यूलर लॉ क्या है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर लो, या फिर ए यूनियन बी कर लो पहले, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन सी से करा दो, वन एंड द सेम थिंग। जब हमने एग्जाम्पल किया था तो उसमें ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा था, तो बेटा वो क्या हो जाती है आपके पास? मॉड्यूलर लैटिस। ठीक है। देन एक और लैटिस अपने पास, कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस क्या होती है आपके पास? कंप्लीट लैटिस कंप्लीट लैटिस is a coset or lattice where every element has, या मैं बोलूं where every सबसेट, क्योंकि जब हम पावर सेट पे बात कर रहे हैं तो बेटा पावर सेट के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सबसेट्स। ठीक है। एवरी सबसेट हैज बोथ क्या क्या? LUB एंड GLB, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है बेटा? जॉइन। एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या मतलब है बेटा? मीट। ठीक है। जॉइन का क्या मतलब है? इन्वर्टेड वी। मीट का क्या मतलब है? सॉरी, जॉइन का मतलब है बेटा वी, एंड मीट का मतलब है इन्वर्टेड वी। इसका मतलब है यूनियन, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। ये चीज तब तक रट गई होगी। इतनी बात समझ आ गई? इसी के साथ हमने अपनी यूनिट 1 का रिवीजन कर दिया है कंप्लीट। ठीक है। सो इस वन शॉट को हम यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। आई होप आप लोगों को पूरी यूनिट समझ आ गई हो। ठीक है। पूरी यूनिट का अच्छे से रिवीजन हो गया हो। इन एनी केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट के साथ जो कि होगा आपका यूनिट 2 का नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।